पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी क्या धीरे धीरे अब एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और आगरा की तरफ भी बढ़ रही है। मेरठ से शुरू हुई नाराजगी क्या आगरा, एटा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ इन क्षेत्रों में भी अपना असर दिखाएगी? जी हां, खबर कुछ ऐसी ही है। बात करेंगे हम एटा लोकसभा की। एटा लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं: पटियाली, कासगंज, अमापुर, एटा और मारहरा। एटा लोकसभा की एक विधानसभा अमापुर से उड़ती उड़ती खबर आई है कि यहां पर आने वाले रविवार यानी कल क्षत्रिय महापंचायत बुलाई गई है। अमापुर विधानसभा पर लगभग 42 से 45 हजार क्षत्रिय राजपूत वोट है। अगर हम बात करें पटियाली की तो पटियाली पर लगभग 65,000 वोट है। कासगंज पर यह आंकड़ा 35,000 के आसपास होता है। या अगर हम पूरे लोकसभा की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 1.5 से 2.25 लाख के आसपास का है, जब राजपूत वोटर इस सीट पर अपनी पकड़ रखता है। दरअसल एटा लोकसभा पर राजपूतों की नाराजगी क्षत्रिय राजपूत, यहां पर आते आते आपको 2 राजपूत मिलेंगे, एक लोधी राजपूत और एक क्षत्रिय राजपूत। आमतौर पर यहां ठाकुर कहा जाता है, क्षत्रिय ठाकुर। अगर हम गुजरात और राजस्थान चले जाते हैं तो राजपूत कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ठाकुरों की। अमापुर विधानसभा क्षेत्र से जो खबर आई है, यहां पर रविवार को एक महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल यहां के क्षत्रियों का मानना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बावजूद उनकी भागीदारी जो है वो कहीं ना कहीं घटी है। उसके 3 कारण भी यहां के जो राजपूत नेता हैं, क्षत्रिय नेता हैं, वो बताते हैं। हाँ, पहला आंकड़ा वो ये देते हैं कि पटियाली विधानसभा जो है कासगंज जनपद की, इस पर 65,000 के लगभग क्षत्रिय मतदाता है। लेकिन पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट 2017 और 22 के चुनाव में क्षत्रियों से छीनकर शाक्य कोटे में दे दी, जहां क्षत्रिय मतदाता कहते हैं कि शाक्य कोटे की सीट अमापुर विधानसभा हो सकती है। यहां पर लगभग 55 से 60 हजार शाक्य और 35,000 ठाकुर है। जब आप एलआर यानी लोधी राजपूत को क्लेम करते हैं तो विधानसभा कासगंज बनती है उनके क्लेम में, क्योंकि वहां तादाद लोधी राजपूतों की ज्यादा है, वहां ठाकुर लगभग 35,000 है। लेकिन लगातार 2 चुनाव के दौरान क्षत्रियों से उनकी पटियाली सीट छीनी गई है। और दूसरा कारण क्या बता रहे हैं? दूसरा कारण संगीत सोम की टिकट काटने को लेकर है। क्षत्रियों का कहना है कि जो व्यक्ति 6 लाख वोटों से चुनाव जीता है, आपने उसकी टिकट क्यों काटी? तो कुल मिलाकर गुजरात का मुद्दा, गुजरात में जो रूपाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं पर जो टिप्पणी की, संगीत सोम की जो चर्चाएं पश्चिम में चल रही हैं, वो अब इस बेल्ट में यानी एटा कासगंज पर भी ये चर्चाएं तेज होने लगी हैं। और इसका परिणाम यह है, सूत्रों के मुताबिक कल रविवार के दिन अमापुर में यह पंचायत बुलाई गई है और यहां पर क्षत्रिय एकता प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें आह्वान किया जाएगा कि भाजपा को वोट ना किया जाए। हालांकि हम ये दावा नहीं करते, ये सूत्रों से मिली जानकारी है। कल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ऐसा होता है, राजपूत खिलाफ जाते हैं, तो एटा लोकसभा का समीकरण क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है? तो खिलाफ जाने पर भी हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें एटा लोकसभा की, तो एटा लोकसभा पर समाजवादी पार्टी ने इस बार देवेश शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। देवेश शाक्य समाज से आते हैं और शाक्य समाज के लगभग 3 से 3.25 लाख वोटर एटा लोकसभा पर हैं। समाजवादी पार्टी से देवेश शाक्य आए हैं, लिहाजा 2.5 से 3.25 लाख यादव मतदाता इस सीट पर हैं।
मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 2 से 2.25 लाख मतदाता इस सीट पर हैं, जो कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको कि डॉक्टर इरफान यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस का गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी से हुआ, या इसलिए डॉक्टर इरफान ने कांग्रेस छोड़ के बसपा ज्वाइन की है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी से कौन है? भारतीय जनता पार्टी से यहां बाबूजी कल्याण सिंह के बेटे, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोधी राजपूतों के अहम नेता बाबूजी कल्याण सिंह, और अब उनकी विरासत को यहां संभाल रहे हैं राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। हालांकि अभी राजू भैया का एक छोटा सा खेमा उन्हें छोटे बाबूजी भी कहने लगा है। छोटे बाबूजी वर्सेस देवेश शाक्य का मुकाबला है। यहां लोधी राजपूतों की तादाद की बात करें हम तो 3 लाख से 3.25 लाख, 3.5 लाख वोटर इस सीट पर हैं। अब इन सब के बीच एक खबर यह भी है कि यहां पर जो और जातियों के मतदाता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट बदलने की बात कह रहे थे, या फिर उनका सर्वे कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां राजू भैया को टिकट दिया गया है। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को राजू भैया को टिकट देना भारी पड़ सकता है? क्या बाबूजी की विरासत के लिए यह चुनौती पेश हो गई है? क्योंकि बाबूजी जब चुनाव लड़े थे 2009 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, तो उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद 2014 में बाबूजी कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में वापसी की और अपने उत्तराधिकारी राजवीर सिंह और राजू भैया को प्रत्याशी बनाया। राजू भैया बहुत अच्छे मार्जिन से वहां चुनाव जीते। 2019 में भी जो परिस्थितियां थी वो राजू भैया के पक्ष में गई। उसकी वजह एक और थी, उस समय शाक्य समाज के जो बड़े नेता माने जाते रहे हैं, या शाक्य और मौर्य समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य, 2019 में आपको समझना होगा, 2019 में स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। लिहाजा जो शाक्य समाज था वो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। शाक्य समाज छूटने से भारतीय जनता पार्टी के पास से लगभग, क्योंकि शाक्य समाज की तादाद की बात करें तो लगभग 3 लाख के आसपास है। अगर आप बात करेंगे 60% वोटिंग की, 60% वोटिंग पे शाक्य समाज की यदि होती है तो 1,80,000 मत जो है शाक्य समाज की ओर से आएगा। जो जीत राजू भैया ने पिछली दफा यहां हासिल की थी लगभग 1,20,000 के आसपास, वही जो डिफरेंस है अब वो राजू भैया के पाले से निकलकर समाजवादी पार्टी के खाते में दिखाई दे रहा है जाता हुआ। ये क्या होगा ये चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से ये गणना है। और क्योंकि पिछली दफा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन था, करीब 2 से 2.5 लाख यहां पर जाटव समाज का वोट है। ये वोट लगभग 1,20,000 के आसपास ये वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। तो ये वोट जो है वो माइनस होने की बड़ी उम्मीद है कि यहां से माइनस होगा और समाजवादी पार्टी के खाते से बाहर जाकर ये बसपा को वोट करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के खाते में यह वोट 130+ हो रहा है। अब बात करते हैं एक और फैक्टर जो राजू भैया को कमजोर करता है। कमजोर कैसे कर रहा है? हालांकि राजू भैया मानते हैं कि कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जो कि पूर्व सांसद हैं, रसूखदार व्यक्ति हैं एटा कासगंज लोकसभा के, उनके आने से वो भाजपा मजबूत हुई है। उनके साथ यादव वोट वो जो है वो निश्चित तौर पर 10% स्विंग करेगा। लेकिन जब यादव कम्युनिटी में इसकी बात की जाती है तो मामला शून्य आता है। दरअसल अगर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के प्रभाव में 16 ब्लॉक
की बेल्ट के 10 से 20,000 वोट इधर स्विंग होते हैं, तो उसका एक बड़ा डेंट राजू भैया को और झेलना पड़ रहा है। वो डेंट कौन सा है? जो लोग भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करते थे, उसकी वजह मैं नहीं कहूंगा, आप समझते हैं। वो वोटर अब कहीं ना कहीं राजू भैया से छिटक रहा है। उसकी कई वजह हैं। राजू भैया का फील्ड में ना रहना, यदा कदा फोटो खिंचवाने आना, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो जातिगत समीकरण है उसके हिसाब से फिलहाल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच है। और यह मुकाबला क्षत्रियों की नाराजगी अगर नहीं होती है तो लगभग 30,000 से 40,000 मतों के बीच फंसता दिखाई दे रहा है। अगर क्षत्रिय भाजपा से नाराज होते हैं तो अंतर बड़ा होगा। चुनौती है राजू भैया यानी छोटे बाबूजी के सामने कि वो अपनी इस सियासी विरासत को कैसे कंटिन्यू करेंगे, कैसे अपने इस किले को बचाएंगे, उनके पास क्या फॉर्मूला है। अगर कासगंज और एटा लोकसभा के मुद्दे आपके जहन में हैं और वो मुद्दे कौन से हैं, हमें कमेंट करके बताइए। हमें किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, क्या समीकरण हो सकते हैं। मैं वोटों का समीकरण आपके सामने अगली रिपोर्ट में रखूंगा। कौन कितने प्रतिशत वहां है, कितने प्रतिशत पिछले चुनावों में मतदान हुआ है, कितने वोट किसको मिले हैं। फिलहाल क्षत्रियों की नाराजगी और पंचायत पर आज हमने आपको एक खबर दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।